आगे चलते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप एनेक्डोट्स मतलब शॉर्ट स्टोरीज या कुछ इवेंट्स हो गए या कुछ पर्सनैलिटीज हो गई, उनका रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे अगर किसी चीटिंग पे या डिसऑनेस्टी पे या करप्शन पे कोई ऐसे आया तो आप रेफरेंस दे सकते हैं हर्षद मेहता का। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का ऐसे आया तो आप बता सकते हैं, छोटा सा कहानी बता सकते हैं थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में कि वैसे कैसे वो 1000 बार फेल हुए, उसके बाद उन्होंने बल्ब का इन्वेंट किया। उसके बाद आप डिप्लोमेसी पर कोई ऐसे आया तो आप अलेक्जेंडर पोरस के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से आप करेज, ऑनेस्टी, ट्रुथ के बारे में जब भी बात आएगी तो आप राम और रावण के बीच की बात ये कर सकते हैं। और उसी तरीके से जब जस्टिस की बात आएगी, सोशल जस्टिस की बात आएगी, तो पंच परमेश्वर की जो कहानी है जो बाय प्रेमचंद लिखी गई है उसका रेफरेंस दे सकते हैं आप। तो ये एनेक्डोट्स हो सकते हैं। और पर जरूरी नहीं कि ठीक है आपको कोई एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा, आपको कोई छोटी सी कहानी याद नहीं आ रही, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि आप खुद से एक कहानी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्या कि ड्रीम पे कोई ऐसे आया या करेज पे कोई ऐसे आया तो आप एक एग्जाम्पल, ये कहानी बता सकते हैं कि एक छोटी सी बच्ची थी, उसका नाम था गुड़िया। वो उड़ीसा में समुद्र के किनारे रहती थी। वो बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती थी, पर एक रात बे ऑफ बंगाल में सुनामी आई और उसका जो हट है, उसकी जो झोपड़ी है वो तहस नहस हो गई, उसकी पूरी किताबें तहस नहस हो गई। पर जब सारा कुछ चला गया तो वो अपने पिताजी के साथ भी खेतों में, खलिहानों में काम करने लगे, उसकी पढ़ाई पीछे छूट गई। पर अचानक एक दिन उसकी लाइफ में किसी अच्छे टीचर की एंट्री होती है, वो उसको दोबारा से मोटिवेट करते हैं कि आपको अपना सपना पूरा करना चाहिए। तो उस टीचर की सहायता से उसने दोबारा पढ़ना स्टार्ट किया और इतने अच्छे से पढ़ी कि वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में पहली MBBS और MD डॉक्टर बन के निकली। तो एक छोटी सी कहानी आप खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका हुआ एक ऐसे को तैयार करने का। तीसरा तरीका, आप डेटा से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप वर्ल्ड बैंक की कोई रिपोर्ट डाल सकते हैं या IMF की कोई रिपोर्ट डाल सकते हैं। जैसे IMF की, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट कहती है कि 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल डू नॉट बिलीव इन डेमोक्रेसी। उसी तरह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कोई रिपोर्ट डाल सकते हैं जो कहती है, जैसे एक रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, वो कहती है कि 60% ऑफ द एंटायर वर्ल्ड फेसेस डिजास्टर मैनेजमेंट वन एंड अनदर वे। मतलब 60% जो वर्ल्ड का टोटल लैंड है वो डिजास्टर प्रोन एरिया है। तो ऐसे डेटा से आप अपना इसे तैयार कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। चौथा तरीका है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लो एक टॉपिक आया डिजिटल इकोनॉमी इज अ बून और बेन, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि यस व्हाट इज डिजिटल इकोनॉमी, इसका मतलब क्या है ऐसे का, वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये 4 तरीके हैं जिससे आप अपना ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। तो इंट्रोडक्शन इस तरीके से खत्म हुआ। पहला कोट से, दूसरा एनेक्डोट से, तीसरा डेटा से और चौथा एक्सप्लेन द टॉपिक। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द मेन बॉडी। या आप कभी कभी ऐसा भी कर सकते हो कि किसी पोयम से या संस्कृत के श्लोक, जैसे कर्मण्ये बाधिकारस्ते मास फलेषु कदाचन, तो ऐसे श्लोक से या अच्छी पोयम से भी आप अपना ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। ये आप रिजर्व में रख सकते हो। तो इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। अब हम देखेंगे कि मेन बॉडी में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी तो हम सिर्फ क्रक्स जानना चाहेंगे मेन बॉडी में क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहला, आपका जो एसे है वो कॉन्टेक्सचुअल होना चाहिए, मतलब जो आपसे पूछा जाए आप उसी बारे में आर्गुमेंट करें, पहली बात। दूसरा, कोहेरेंस होना चाहिए। कोहेरेंस मतलब आप जितने भी पैराग्राफ लिखेंगे, हर एक पैराग्राफ एक दूसरे से कनेक्टिंग होना चाहिए। जैसे मान लो आपने पहले पॉलिटिकल एस्पेक्ट के बारे में बात की, तो लास्ट लाइन लिखोगे, नाउ वी हैव डिस्कस द पॉलिटिकल एस्पेक्ट
नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द इकोनॉमिक एस्पेक्ट। सो अनदर पैरा में आप इकोनॉमिक एस्पेक्ट के बारे में बात करो तो इस तरीके से क्या हुआ कि आपका पहला पारा और दूसरा पैराग्राफ इंटरलिंक्ड है। तो ये कोहेरेंस आपके एसेज में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार आप पॉलिटिकल बात कर रहे हो फिर कहीं और चले गए, दोनों में कोई इंटरलिंकेज ही नहीं हुआ। एक स्मूथ पानी की धार की तरह आपका ऐसे बहना चाहिए। समझ में आई? तीसरा, आपका ऐसे बैलेंस्ड होना चाहिए। मतलब कोई भी इश्यूज के बारे में बात हुई तो फॉर और अगेंस्ट आपके बराबर होना चाहिए। एक बैलेंस्ड ऐसे आपको लिखना चाहिए। ठीक, कॉन्टेक्स्ट में लिखिए, जो पूछा गया है वो होना चाहिए, कोहेरेंस होना चाहिए और एक बैलेंस्ड एसेज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके जो कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं एक मेन बॉडी में, वो क्या क्या है? सबसे पहला, आपको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करना है। आपके पास खूब सारे एग्जाम्पल्स होने चाहिए, चाहे अच्छे इवेंट्स होने चाहिए या आप हिस्ट्री के वॉरियर्स के बारे में ले या मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में ले या पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में या स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में या स्पेस पर्सन के बारे में, जो भी लेना है, पर अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स होने चाहिए। दूसरा, आपके पास कई डेटा होने चाहिए। डेटा क्यों होने चाहिए? डेटा आपको हेल्प करता है आपके आर्गुमेंट को सब्सटेंशिएट करने में, तो डेटा होने चाहिए, एग्जाम्पल्स होने चाहिए। तीसरा, जैसे हमने डिस्कस किया, आप मेन बॉडी में भी कुछ कोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपके पास कोट्स होने चाहिए। चौथा, आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन की बातें हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल अपने ऐसे में करने चाहिए। जैसे आप रेफरेंस देंगे किसका किसका, फंडामेंटल राइट का, डीपीएसपी का, एटसेट्रा। उसके बाद आपके एसेज में कुछ एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स का डिफरेंस होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड या इथिक्स का रेफरेंस जरूर होना चाहिए। जैसे आप कंपैशन के बारे में बात करेंगे, ऐसे वर्ड्स, अच्छे अच्छे वर्ड्स आने चाहिए। करेज हो गया, नए वर्ड्स जैसे फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ऐसे कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल आपके एसेज में होने चाहिए। तो ये जो 4 से 5 चीजें हैं, ये आपको एक अच्छा मेन बॉडी तैयार करने में मदद करेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि कंक्लूजन में क्या होना चाहिए। तो कंक्लूजन को लिखने के भी 2 अलग अलग तरीके हैं। एक, या तो आप पूरे एसे का समरी लिख दें कि आपने पूरे एसे में क्या समझाया, एक तरीका ये है। दूसरा, एक न्यू बट जो कि ऑप्टिमिस्टिक पर्सपेक्टिव है, ऑप्टिमिस्टिक आइडिया थ्रो कर सकते हैं, एक नया आइडिया। जैसे आपने क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की, तो लास्ट में एक नया आइडिया कि लोगों को समझाना तो जरूरी है, पर हमें नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, पर जो लोग ट्राइबल्स हैं जो कि बेसिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको भी हमें बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि हमारी जो पुरानी एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजीज़ हैं वो भी इन्वायरमेंट के सस्टेनेबिलिटी में मदद करती हैं। तो ऐसे न्यू आइडियाज़ का आपका इस्तेमाल करना चाहिए। कंक्लूजन में एक आइडिया बचा के रखो, तो समरी लिख सकते हो या न्यू आइडिया थ्रो कर सकते हो, या लास्ट में आप इंट्रो को लिंक कर दो कंक्लूजन से। जैसे मान लो आपने जहाँ पे कोई कहानी बनाई, उस कहानी का एक बहुत अच्छा एंडिंग यहाँ डाल दो, तो ऐसे लिंकेज हो गया इंट्रोडक्शन का और कंक्लूजन का, तो अब आपका ऐसे कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन को तैयार करेंगे, इस तरीके से आप मेन बॉडी को तैयार करेंगे और इसी तरीके से आप कंक्लूजन को ड्रॉ करेंगे। राइट, अब जब हमने ये सारी चीजें देख ली तो हम आगे बढ़ेंगे। ये एक प्रीवियस ईयर का पेपर है 2024 का। इसमें देखिए आपके पास आते हैं कि एनी 4 ऐसे, कोई भी 4 ऐसे लिखना है 300 वर्ड में, तो आपके पास टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 ऐसे आते हैं
आउट ऑफ 6 आपको 4 ऐसे लिखना है 300 वर्ड में, और हर एक ऐसे कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का, टोटल 80 मार्क्स का। तो हम एक ऐसे लेते हैं और हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं बहुत ही ब्रीफ में कि आप उस ऐसे को कैसे तोड़ सकते हैं। तो ये एक ऐसे, पहला ऐसे, डिजिटल इकोनॉमी अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, डिजिटल इकोनॉमी अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। तो इसका जो इंट्रोडक्शन है, हम लोग कोट का इस्तेमाल करेंगे। जो पहला तरीका हमने देखा, तो क्या एक कोट हम लिख सकते हैं इसमें कि टेक्नोलॉजी इज अ यूजफुल सर्वेंट बट डेंजरस मास्टर। तो इंट्रोडक्शन हमने लिख दिया। क्यों? क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है? डिजिटल इकोनॉमी अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। तो डिजिटल इकोनॉमी तो टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है, तो हमने एक लिख दिया कि भाई टेक्नोलॉजी अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है। तो इस तरीके से स्टार्ट किया। या हम एनेक्डोट दे सकते हैं क्या, कि डिजिटल इकोनॉमी का रोल यूएसए या इंडिया के डेवलपमेंट में कैसे हुआ है, पर डिजिटल इकोनॉमी ने कैसे बेड़ा गर्क भी किया है यूएसए और इंडिया का। जैसे हम लोग बात कर सकते हैं कि आप लोग को पता होगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इकोनॉमी को बूस्ट किया जाता है। जैसे अमेरिका ने क्या किया है कि क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा दिया है। इंडिया में क्या हुआ, डिजिटल रूपी लॉन्च किया गया है आरबीआई से, डिजिटल रूपी लॉन्च किया गया है आरबीआई से। तो इससे जो है लिक्विडिटी मॉनेटरी पॉलिसी की बढ़ेगी। तो ये कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट डिजिटल इकोनॉमी के क्या है कि ज़्यादा फ्रॉड हो सकता है। जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आता है। आज बिटकॉइन मान लो 1 लाख रुपए का, कल 30 लाख रुपए का हो जाएगा, तो लोगों के पैसे डूब सकते हैं। तो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी। तो ये एक एग्जांपल आपने दे दिया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का या क्रिप्टो करेंसी का और डेट। या आपने डेटा डाल दिया क्या कि राइट नाउ 20% ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमी is moving towards digital economy, but according to WEF by 2100 80% of world's economy will be digital economy। अभी 20% है, पर 21 सेंचुरी के लास्ट तक ये कितना हो जाएगा? 80%। इतना बड़ा गैप आ जाएगा। तो ये 3 तरीके से आपने स्टार्ट कर दिया इंट्रोडक्शन। अब या फिर आप डिजिटल इकोनॉमी को आपने एक्सप्लेन कर दिया कि डिजिटल इकोनॉमी होता क्या है। अब मेन बॉडी में क्या हो जाएगा? मेन बॉडी में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है और चैलेंजेस क्या क्या है। तो आप ब्रीफली जो मेन बॉडी आएगा उसमें पहले अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करोगे और 4 पॉइंट आप चैलेंजेस के बारे में बात कर लो। तो अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है डिजिटल इकोनॉमी की, कि भाई मोर लिक्विडिटी आ जाएगी। मोर लिक्विडिटी क्यों? ट्रांजैक्शन आसान हो जाएगा। जैसे अभी हम तुरंत निकाल कर यूपीआई कर देते हैं। इंडिया का एग्जांपल दे दिया आपने यूपीआई। ये कोशिश करिए कि कोई भी आर्गुमेंट दे तो एक एग्जांपल जरूर दे, ठीक। मोर सिक्योरिटी, बैंक सिक्योर है कैसे? भाई ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके। तीसरा फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या एग्जाम्पल है भैया? हमने देखा जनधन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसमें सीधा बैंक अकाउंट में पैसा गया। उसके बाद बेटर ट्रांसपेरेंसी, डिजिटली है तो ट्रांसपेरेंसी बेहतर है। तो ये 4 आर्गुमेंट्स आपने दे दिए अपॉर्चुनिटीज में। चैलेंजेस में क्या क्या है? बाईपास सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक को ही बाईपास कर देते हैं, यानी गवर्नमेंट को। एंड गवर्नमेंट जैसे क्रिप्टो करेंसी, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है, डिमांड सप्लाई पे है। प्रोन टू हैकिंग, हैकिंग को प्रोन है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट